नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दो ही रिएक्शन है इसके अंदर, जिसमें से फर्स्ट वाले का नाम है, नेम रिएक्शन है ये, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके, सुनो इधर, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। ऊपर मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, रिडक्शन करना है टू हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। ओके, बोर्ड्स और एंट्रेंस में काफ़ी कॉमन है ये, और रिएक्शन भी बहुत इजी है। देखो ऐसा करना है इसको रिडक्शन में, अल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप, इसमें हमारे को सॉरी चार चार नेसेन हाइड्रोजन लगेंगे। देखो रिडक्शन के दो मीनिंग होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे बेसिकली अब ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन है और आपको उसको हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्लीमेंसन रिएक्शन का एक रिएजेंट है जो आपको सबको याद होना चाहिए, जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम मतलब जिंक के साथ मर्क्यूरी मिक्स है ना, तो वो कैटलिस्ट एक्चुअली एलॉय होता है वो। अब सिंपल है, चार नेसेन हाइड्रोजन में से दो ऑक्सीजन को निकाल देंगे, H2O बनेगा, बाकी का दो कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बनेगा क्या, ये देखो ऐसा कुछ बनेगा, CH2 आ जाएगा कि नहीं, हाँ तो बन गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है वो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, एसिडल डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। एसिडल डिहाइड में चार नेसेन हाइड्रोजन, सेम कंडीशन, ओके। क्या बनेगा ध्यान दो इधर, देखो इस ऑक्सीजन को जब हटा दोगे H2O बना के, तो जो दो H है वही कार्बन पे ऐड होंगे। अब ऑलरेडी एक H है इधर, तो ये CH3 हो जाएगा। कौन सा अल्केन बनेगा, ये इथेन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बन गया, इथेन बना फ्रॉम इथेनॉल। चलो नेक्स्ट वाला अब तुम करो, एसीटोन के साथ बनाना है तुमको। एसीटोन मतलब प्रोपेनोन, सेम रिएक्शन विथ प्रोपेनोन करो, ये वाला CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O करो आगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है बनाओ। आगे आंसर, तो इसका प्रोपेन बनेगा, सेम कंडीशन, सो यू विल गेट CH3 CH2 CH3। प्रोपेन है, प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनोन, प्रोपेनोन लिखो या एसीटोन लिखो, समझा। अब इसको पहचानने का एक ही तरीका एग्जाम में, ये कंडीशन भाई, कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी बार मैंने इसको देखा है एंट्रेंस में, एंट्रेंस में ये कंप्लीट द फॉलोइंग में काफी बार आया है, एक बार मैच द कॉलम में भी आया है। मैंने आपको बोला था नीट वगैरह में मैच द कॉलम में पूछते हैं,
तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन कॉलम ए में लिखा हुआ था, कॉलम बी में ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐसा लिखा था, मैच करना था आपने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए। और इसके बाद वाला भी, क्योंकि दोनों के दोनों रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन वाले ही है। अभी नेक्स्ट वाले में भी अपन हाइड्रोकार्बन ही बनाने वाले, बट उसका तरीका थोड़ा अलग है। हो गया क्या? नेक्स्ट वाले का नाम है वुल्फ किश्नर। ये भी रिडक्शन है। चलो ध्यान दो, यहां पे डायरेक्ट रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे दो स्टेप में रिएक्शन होता है। डिफरेंस समझ लो पहले। कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहले हमारे को हाइड्राजीन ऐड करना है। अभी हाइड्राजीन वाला रिएक्शन कर चुके हैं हम, हाइड्राजोन बनता है, पहला स्टेप वही है। वाटर निकलता है ना यहां से, तो H2O एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर H2O एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे -H2 ऐसा लिख दो, और आपको हाइड्राजोन मिलेगा। C डबल बॉन्ड NH2। मैं जरा NH2 ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है मुझे कुछ। देखो अब इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें ना हमारे को दो चीजें चाहिए। एक हमारे को चाहिए इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका रोल है कि ये एक सॉल्वेंट है, और उसके साथ KOH डालना है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके कॉम्बिनेशन से आगे का रिएक्शन होता है। अब जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि मैकेनिज्म होता है उसमें, बट मैं तुम्हारे को शॉर्टकट में बता रहा हूं, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है तो शॉर्टकट में करना क्या है। देखो ये जो ग्रुप होता है ना N2, दिख रहा है क्या उधर, ये एक गुड लीविंग ग्रुप होता है एक्चुअली, बट ये तब लीव होएगा जब ये कार्बन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। तो तुमको खाली एग्जाम में क्या करना है वो समझ लो। ये दोनों जो H है ना, इनको उठा के इधर चिपका देना, ठीक है। ये CH2 जैसे ही हो जाएगा, ऑलरेडी इसकी वैलेंसी 4 है, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा ना तो यहां से निकलेगा नाइट्रोजन गैस N2। क्या निकलेगा? N2 निकलेगा। तो तुम्हारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो तो हाइड्रोकार्बन बनेगा ही, CH2 हो जाएगा ये, बट साइड में जो बाय प्रोडक्ट होगा वो नाइट्रोजन गैस होता है। तो ये पहले स्टेप में ना हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है पहले, और फिर उसके बाद उसका हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। पता नहीं देखिए बुक में क्या दिया एग्जाम्पल। चलो अभी एग्जाम्पल करो। पेनल ले लो। इसका रिएक्शन करना है, प्रोपेनल, प्रोपेनल। हो गया। हाइड्राजीन पहले हाइड्राजोन बनेगा,
देखो कभी कभी एग्जाम में बता देता हूँ, इथिलीन ग्लाइकॉल नाम नहीं लिखते, उसके जगह स्ट्रक्चर लिख देते हैं ऐसे। ये भी मैंने देखा है, इसलिए बता दे रहा हूँ तुमको। ऐसा, ये भी इथिलीन ग्लाइकॉल ही है, तो उन्होंने नाम नहीं लिखा वहां पे, स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो बस ये दोनों एच को यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन। प्रोपेन, और इसको सिर्फ हाइड्रोजन लिखो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करो अभी खुद से। कीटोन देता हूँ अभी पर। करो ये वाला रिएक्शन, कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है। अरे बैग वहां रख दे, क्यों ऐसे इतना तकलीफ में क्यों बैठ, रख ना बैग। अरे बाप रे, मेरे से ज्यादा वजन है उसका, मेरा हाथ ऐसा हो गया। हम्म? हाँ, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। हो गया। हाँ, ये लोग थोड़ा पीछे थे, अभी स्टार्ट होएगा वो बैग, एक रिएक्शन और बाकी है। तो लिखते नहीं है ना जल्दी, ढीले लोग हैं, बात करते रहते खाली। सुबह के बैच में भी 2 ही घंटा पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन वो लोग जल्दी लिखते हैं। हाँ, बराबर है। टू ऑन क्यों आएगा। हाँ, हो गया। ये प्रोडक्ट बनेगा, बना क्या। देखो, इसका नाम, इसका नाम तुम लिख सकते हो इथाइल फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम इथाइल फिनाइल कीटोन। या फिर आप इसको नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए ना, तो इसको वन फिनाइल प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हाइड्राजोन हो गया।
एंड इसका नाम है एन प्रोपाइल बेंजीन। देखो अभी इधर ध्यान दो, रिएक्शन जो है ये वाला, साइलेंट, ये जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि देखो ये स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है, बराबर। स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप अगर अपने को बेंजीन पे चाहिए तो अपने को ये वाला ही रिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक और रिएक्शन हम करते हैं जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। वहां स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप नहीं आता है, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटायन बनता है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से प्राइमरी कार्बन कभी भी बेंजीन पे नहीं लगेगा, सेकेंडरी या टर्शरी लगेगा। तो आपको स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप नहीं मिलेगा। इसलिए एक नोट नीचे लिखना रिएक्शन के, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से आप ये वाला कंपाउंड नहीं बना पाओगे, ये आप वुल्फ किश्नर से ही बना सकते हो, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और उसमें स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये बनाने की ट्राई करोगे नहीं बनेगा, इसके जगह आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल बेंजीन में सेकेंडरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। कार्बोकेटायन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये प्राइमरी कार्बन कभी भी बेंजीन पे अटैच नहीं होगा, सेकेंडरी वाला हो जाएगा। तुमको एन प्रोपाइल के जगह आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, ठीक है। तो एन प्रोपाइल बनाने के लिए इट इज वुल्फ किश्नर रिएक्शन। हो गया। अभी अल्डिहाइड कीटोन का लास्ट रिएक्शन बचा है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट होगा। हो गया, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, तो बोला ना ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, ये CH2 CH2 CH3। नहीं करना है, क्यों करना है? फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? तेरा साइड चेन में 3 ही कार्बन है, तेरा बेंजीन में 6 कार्बन है, तेरा बेंजीन पेरेंट नेम है, साइड चेन को एन प्रोफाइल ही लिखना पड़ेगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप थोड़ी अटैच्ड है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। क्या बातचीत चल, तुम लोग यार मुंह बंद करो ना जरा यार प्लीज, थोड़ा इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचा है इसमें, जिसमें रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ही होता है। एरोमेटिक अल्डिहाइड
या फिर कीटोन चाहिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब तक हमने प्रीवियस 2 चैप्टर में कई बार किया है। जब हम लोग हैलोअरीन्स पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा कि वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सब किया। फिर हमारे सेकेंड चैप्टर में वहाँ पे हमने फिनॉल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक किया है, वहाँ पे भी हमने ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब किया। फिर उसके बाद हम ईथर पे आए, फिर एनिसोल के रिएक्शन किए। अब ये सारे रिएक्शन में पहले हम क्या चेक करते हैं? पहले हम ये चेक करते हैं कि जिस ग्रुप का हम रिएक्शन करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिस पे होने वाला है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। अब तक के सब ऑर्थो पैरा ही आए थे, अब ये वाला ऑर्थो पैरा नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी वो मैं तुम्हारे को बताता हूँ रेजोनेंस से, पहले रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी एक का रेजोनेंस बना रहा हूं, मैं बेंजाल्डिहाइड का बना रहा हूं, तो बेंजीन पे सी एच डबल बॉन्ड ओ। अब ध्यान देना इधर, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना सी डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस आर ग्रुप है। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां पे जो एरो है रेजोनेंस का, देखो रेजोनेंस तो होगा ही, पाई सिग्मा पाई इधर कॉन्जुगेशन है। तो ध्यान से सुनो, ये जो आपका ग्रुप है ये माइनस आर ग्रुप है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब के बेंजीन से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा इस बार, तो ये इधर जाएगा। अब इस पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं, तो जो पहला वाला आपका शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, क्या मिलेगा अभी देखो। बेंजीन रिंग पे इस बार नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिया है उसने, तो बेंजीन पे प्लस आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा सी एच और यहाँ पे आएगा ओ, ओ पे 3 लोन पेयर, माइनस का साइन। समझा क्या? अब देखो वापस कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा यहां पे प्लस आएगा। माइनस, फिर से कॉन्जुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहां शिफ्ट होगा ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किधर आएगा? प्लस, इधर आएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर होएगा डबल बॉन्ड सी एच, और लास्ट स्ट्रक्चर जो आएगा ये देखो, इधर शिफ्ट होगा, तो वापस से इधर आएगा। कॉन्जुगेशन क्या मिलेगा? बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो गया, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले? 5 ना। 5 में से इन 3 पे ध्यान दो अभी, और ये वाला क्या नजर आ रहा है? अरे एक और ना उधर भी है, इधर है, इधर आपके रिंग पे प्लस का चार्ज है ना? अब प्लस का चार्ज कौन से पोजीशन पे? ये ऑर्थो है, ये पैरा है, बस इसके बाजू वाला ऑर्थो हुआ, इसके सामने ये पैरा हुआ, ये भी ऑर्थो हुआ। इसका मतलब आप इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पे सब्स्टिट्यूट करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो रिपेल हो जाएगा। तो फिर एक ही पोजीशन बचा, मेटा। तो हमको ये समझा कि जितने भी हमारे CHO ग्रुप है अल्डिहाइड या फिर कीटोन के ग्रुप है, अल्डिहाइड कीटोन दोनों, दे आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैंने इसके बारे में लास्ट टाइम बोला था, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग कैसे डिसाइड होता है।
इनको डीएक्टिवेटिंग क्यों बोला? क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब बेंजीन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई है, तो इसलिए ऐसे ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। जैसे हैलोजेंस, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था हैलोजन डेरिवेटिव में, कि जितने भी हैलोजेंस है अगर वो बेंजीन पे लगेंगे तो वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो वैसा इधर भी है। कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाते हो इन पे, जैसे हैलोजिनेशन करवा दिया, नाइट्रेशन करवा दिया, है ना, तो वो कहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट होगा? यस, और यहाँ पे दो मेजर माइनर नहीं बनने वाला, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है मेटा, बस वो एक ही प्रोडक्ट आएगा। उससे क्या होगा? चार्ज सेपरेशन तो होता ही है उसमें। वो फेनॉल और फेनॉक्साइड आयन में पड़ा था, क्योंकि दोनों के सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वैसा। इधर तो खाली ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, तो अब ऑलरेडी ऑर्थो और पैरा पे प्लस का चार्ज है, वहाँ पे नहीं जाएगा। स्टेबल है, क्यों लेस स्टेबल है? अच्छा है, ये लोग भी स्टेबल है। चार्ज सेपरेशन तो क्या हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमना स्टेबिलिटी होती है। वहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्यों देखा? कंपेयर कर रहे थे दो लोग, या कंपैरिजन थोड़ी चल रहा है, तो अकेला स्ट्रक्चर है। दो लोगों को कंपेयर कर रहे थे, फिनॉक्साइड और फिनॉल को, तो डिसाइड करना था कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों के 5 रेजोनेंस बनते हैं। तो तब देखा कि एक में चार्ज सेपरेशन है, एक में नहीं है। चार्ज सेपरेशन वाला बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कम नहीं हो गई है, स्लाइटली लेस। हाँ, बट ऐसा कुछ इतना उससे इम्पैक्ट नहीं होता, रिएक्टिविटी अच्छी रहती है। हो गया? तो तुम्हारे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है इसका, उसका नाम है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन तो 50 बार कर चुके हैं यार। क्या होता है नाइट्रेशन में? हाँ, तो बस वो एक ही रिएक्शन हमको करना है, नाइट्रो ग्रुप का सब्सटीट्यूशन। नाइट्रो ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करेंगे बेंजाल्डिहाइड में। ये आपका बेंजाल्डिहाइड है CHO, इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दो, और एरो पे लिख दो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीटिंग। ठीक है, फटके खाने गए तुमको और कुछ नहीं। ये देखो भाई, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, बराबर। नाइट्रो ग्रुप कहां पे अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे। यहां मेटा पे नाइट्रो लगा दो। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, या फिर इसको 3 नाइट्रो भी लिख सकते हो। हाँ, हाँ, 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड भी लिख सकते हो। 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, और ये है आपका बेंजाल्डिहाइड। वैसे अगर हेलोजिनेशन वगैरह भी आ गया ना, तो मेटा पे ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन का पार्ट हो गया पूरा खत्म। अल्डिहाइड कीटोन के सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट होगा। व्हाइट वाला रिमोट दे दो।
क्यों नहीं होगा? तो नाइट्रेशन तो हर जगह होता है, उधर क्यों अनस्टेबल करेगा? मेटा पे कोई चार्ज थोड़ी है। अगर मेटा पे प्लस नहीं है मतलब मेटा का जो कार्बन है वो ऑर्थो और पैरा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, समझा कि नहीं? ऑर्थो और पैरा पे नहीं लगा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस का चार्ज है ना। चलो अभी नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो रहा है। अभी किसी का ना बीच में बकबक नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान दो, और बड़ा टॉपिक है ये। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक का नाम है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये ऐसा टॉपिक पहले भी आ चुका है, एसिडिक कैरेक्टर हमने पहले भी पढ़ा है, बट पहले हमने अल्कोहल और फिनॉल का पढ़ा हुआ है। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये तो हमको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने भी होते हैं ये सब वीक एसिड्स होते हैं, बराबर है? ये सब के सब वीक एसिड्स हैं। और वीक एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? जो डिसोसिएट होते हैं पार्शियली, डिसोसिएट्स पार्शियली, मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं होगा इनका, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है। अरे सो, अरे सो जा यार, ऐसा मत कर यार, प्लीज सो जा, सो जा। मैं तेरे को क्यों नहीं उठाया? तेरे को पता है तेरे को उठाता नहीं हो, डिस्टर्ब करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो जा, सो जा। ए भाई थपकी मार थोड़ा, समीर। हाँ वैसे भी तेरे पास भी कुछ काम ही नहीं है, उसको जरा सुला दे। हाँ ध्यान दो। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमारे को पहले डिसोसिएशन दिखाना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो जैसे आरेनियस का डेफिनेशन है कि वाटर में अगर कोई एसिड जाएगा तो वो H+ रिलीज करेगा। अब कॉन्सेंट्रेट करो जरा इधर, ये H+ तो वाटर ले लेगा, अपने को मिलेगा RCOO- और इसके साथ H3O+। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन आपके एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। और पहले भी ये चीज मैं बता चुका हूं कि आपका एसिड कितना ज्यादा डिसोसिएट होगा ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस प्रोडक्ट वाले साइड में है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगा, अगर फॉरवर्ड में मूव करेगा तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा, मतलब मोर नंबर ऑफ H+ आयंस होंगे, ज्यादा H+ आएंगे तो एसिडिटी बढ़ गई इसका मतलब। लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होएगा, जो हमने अल्कोहल्स के केस में देखा था। क्योंकि अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है अल्कोक्साइड आयन वो स्टेबल नहीं है। हाँ वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो +I ग्रुप है, तो वो अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। इसलिए अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड्स। ठीक है, वो सब लास्ट में अपन रिवाइज करेंगे। अब देखो यहां पे जब हमने देखा कि कॉन्जुगेट बेस बना, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा।
क्या डिपेंड करता है, अभी ध्यान से सुनो। ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, कॉन्जुगेट बेस, पता ये चला कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है, कार्बोक्सिलेट आयन ये स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। अब भाई रेजोनेंस का नाम आ गया तो फिर तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी। अब रेजोनेंस मैं दिखा रहा हूं, ये ना 2 मार्क के क्वेश्चन में आया है बोर्ड में, कि कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इसमें एक फर्क है। जो अभी मैं बनाने वाला हूं वह ऐसा है कुछ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इस पे 2 लोन पेयर है और इस पे 3 लोन पेयर है, मतलब माइनस का चार्ज है। ये कार्बोक्सिलेट आयन। अभी देखना, इधर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है इधर पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पे, ये इधर शिफ्ट होगा, ये फिर से ऑक्सीजन पे जाएगा। सो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा ऐसा, आर सी ओ, ये ओ पे माइनस आ जाएगा और इधर पे जो ऑक्सीजन होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर पाओगे, इतना ही है। अब इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनता है। अब नीदर अ सिंगल बॉन्ड नॉर अ डबल बॉन्ड, तो डॉटेड लाइन आ जाएगा और यहां माइनस लिख दो, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो चुका है। इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, क्या है ये हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, हाँ अब पॉइंट समझो। ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये कार्बोक्सिलेट आयन को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। अब हमने तो पढ़ा यार, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे तो 2 ही बन रहे हैं। ये 2 इसलिए ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं क्योंकि दोनों को बोला गया इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब ध्यान से समझो, जितने बॉन्ड्स इधर हैं उतने ही बॉन्ड्स इधर भी है, जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर भी है कि नहीं है? जितने लोन पेयर इधर है उतने ही लोन पेयर इधर भी है। एवरीथिंग इज सिमिलर, सब कुछ सेम है। तो इनको बोला गया 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, दे आर मोर स्टेबल। अभी नॉन इक्विवेलेंट कौन से होते हैं? जैसे अगर आप फेनॉल का देख लो या फेनॉक्साइड आयन का देख लो, तो वो नॉन इक्विवेलेंट माने जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे भी चार्ज आता है, कार्बन पे भी चार्ज आता है, रिंग पे भी चार्ज आता है। यहां पे चार्ज किसके ऊपर है और इधर भी किस पे? हाँ, तो अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है वो भी देख लो, नेगेटिव। तो अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उस हिसाब से देखा गया कि ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट होने की वजह से दे आर मोर स्टेबल। तो इसका मतलब आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है कि नहीं? तो आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? फॉरवर्ड में जाएगा, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, H+ रिलीज होगा। तो अब अगर आप इसी एसिड को फेनॉल और अल्कोहल से कंपेयर करोगे ना, तो यह स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा, क्योंकि फेनॉल और अल्कोहल्स के जो कॉन्जुगेट बेस है उनसे ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोक्सिलेट आयन है। समझ में आया? ये एंड में मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। तो ये दोनों को अपन अभी लिखेंगे क्या, ये लिखना जरूरी है कि ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ना, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिखो इधर नीचे, ठीक है? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फास्ट लिखो, जरा फास्ट लिखो, क्या हो गया?
हो गया। कौन सा? ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। हाइब्रिड क्या होता है? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इधर पे सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, बट इधर इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देते हैं, नीदर सिंगल नॉट डबल। चालू हो गया। क्या क्या चालू है? क्या अभी मैं भी जा पाऊंगा, क्योंकि यश को तो सर ने भेज दिए ना, है ना? हाँ, अब बेटा सब समझ में आता है अपने। चेहरा देखे है तुम्हारा तो समझ में आता है कि भाई उसको भेज दिया है सर ने, अब इसका वाला हमको ही भेजेंगे। हाँ, तो वो कहाँ पूरा डिसोसिएट हो रहा है? मैंने इधर इक्विलिब्रियम का साइन क्यों डाला है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ 100% डिसोसिएट हो रहा है वो, बट वो फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगा, बैकवर्ड में भी जाएगा। मतलब कि ये बेस स्टेबल है ना, तो इसको फिनॉल और अल्कोहल से कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं, वीक एसिड्स में। हाँ, वीक एसिड्स में कंपेयर करेंगे तो इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है वो, वीकर ही है। ये जो देखो, ये पूरा डिसोसिएशन नहीं होने वाला है, ये मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि ये बैकवर्ड भी जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो वीक एसिड होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, आयनाइजेशन कम होता है ना। लेकिन ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा है अल्कोहल और फेनॉल में। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन चलने वाला है कि अल्कोहल, फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात ही नहीं हो रही है, सारे वीक एसिड है। बट वीक एसिड में भी स्ट्रेंथ में फर्क है ना, कोई ज्यादा डिसोसिएट होएगा, कोई कम डिसोसिएट होएगा। तो वो कहां से डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। समझा कि नहीं समझा? तुमको लगेगा पूरा फॉरवर्ड ही जा रहा है क्या? अभी इधर इक्विलिब्रियम का साइन डाला है मैंने, वीक एसिड है वो। अब देखो ध्यान दो, इक्विलिब्रियम का ही पार्ट सिखा रहा हूं मैं तुम्हारे को। हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू concentration of product upon concentration of reactant। रिएक्टेंट में कौन है? एसिड है और वाटर है ना। हाँ, अब देखो इधर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेना है, क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा हो नहीं रहा है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने कांस्टेंट मान लिया, मान लो के डैश ले लिया, के डैश, तो इसको यहां ले लो, तो आपको मिलेगा के इक्विलिब्रियम इनटू क्या, के डैश इज इक्वल टू आर सी ओ ओ माइनस H3O प्लस, और इट इज RCOOH। अब दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट ही आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज के ए। के ए याद आ रहा है क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये जो है, ये इक्वेशन जो है, ये डिसोसिएशन के ए का वैल्यू निकालने के काम आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब यहां से कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो, के ए और H3O प्लस, H3O प्लस मतलब H प्लस, इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब ये रिलेशन हम देखें तो हमारे को एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि अगर के ए का वैल्यू हाई आ रहा है
इसका मतलब H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है, और अगर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर Ka का वैल्यू लो आया इसका मतलब H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी लो है और एसिड आपका वीकर होगा। अच्छा, Ka का वैल्यू लो आने का मतलब यह है कि डिसोसिएशन कम हुआ है। डिसोसिएशन कम हुआ मतलब नंबर ऑफ H प्लस कम रिलीज हुआ है, इसलिए वीकर एसिड। और अगर डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है इसका मतलब ज्यादा H प्लस रिलीज हुए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हमने ये पढ़ा था कि pKa भी कैलकुलेट किया जाता है, विच इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka। इसका भी रिलेशन एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया? pKa और Ka ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब यहां पे ये लिखा जाता है कि अगर Ka का वैल्यू हाई है तो pKa का वैल्यू लो रहेगा। आप ऊपर जरा देखो, Ka हाई रहता है तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब अगर उसको pKa के टर्म्स में देखेंगे तो pKa शुड बी लोअर। लोअर pKa आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। जिनका pKa छोटा होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। और सेकेंड पॉइंट, अगर Ka का वैल्यू लो है तो pKa का वैल्यू हाई रहेगा और यह एसिड वीकर होगा, वीकर एसिड। और वैसे भी हमारे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक होते हैं। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में ही था। जो अपना एसिडिक एसिड है ना, इसका Ka का वैल्यू जो है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। ये कोई बड़ा वैल्यू थोड़ी है, स्मॉलर वैल्यूज है। आपको Ka का वैल्यू हाई है ना, सिर्फ HCl, H2SO4, HNO3 यहां मिलेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड्स में मिलेगा। और स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होते हैं दे आर नॉट ऑर्गेनिक एसिड, उनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी तक HCl, HNO3 का नाम नहीं लिया था, बिकॉज वो हायर वैल्यू ऑफ Ka आपको उधर ही मिलेगा। यहाँ पे आपको Ka का वैल्यू हायर कभी नहीं मिलने वाला है, आपको Ka का वैल्यू छोटा ही मिलेगा। बिकॉज आपके जितने भी वीक एसिड होते हैं इनका सबका वैल्यू 10⁻⁻4, -5, -7, -9 ऐसे आएगा, स्मॉलर वैल्यू है। तो इसका मतलब लोअर दी वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर दी एसिड एंड हायर दी वैल्यू ऑफ pKa मींस वीकर दी एसिड। अब देखो ये 10⁻⁻ -5 इधर डालोगे ना, ये +5 हो जाएगा, तो इसका मतलब pKa तो बड़ा आएगा जबकि Ka छोटा है। उल्टा होगा, अगर यहाँ पे बड़ा वैल्यू रहेगा, मान लो इधर 5 होता, इधर 5 लिखते तो यहाँ पे -5 हो जाता, छोटा हो जाता। वो हो गया लिख के? एंट्रेंस एग्जाम में यूज होता है ये। pKa या फिर Ka का वैल्यू दे दिए दो तीन एसिड्स का, बोलेंगे अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में, तो तब ये रिलेशन काम आएगा। जितना छोटा pKa वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। और pKa को रिलेट करना है Ka से। ये छोटा कब आएगा? जब ये बड़ा होगा, और अगर ये छोटा आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। हो गया? तो ये बेसिक एसिडिटी का कॉन्सेप्ट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, इसी का पार्ट है ये। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन से इफेक्ट आते हैं? इंडक्टिव आता है, रेजोनेंस आता है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। बट यहां पे जो इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। तो हम लोग यहाँ प्लस आई एंड माइनस आई डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्लस आई और माइनस आई से एसिड की एसिडिटी पे इफेक्ट होता है। तो अब ये जरा डिटेल में समझाने वाला हूं, बुक में जैसा दिया है उससे थोड़ा और इजी वे में समझाऊंगा, तो ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे। और ये बड़ा टॉपिक है अभी यहाँ से, क्योंकि इफेक्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, रट्टा मार के नहीं चलेगा। अब ऐसा है कि एसिडिटी बढ़ना या कम होना ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा फिर रिएक्शन। और अगर कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइज हो जाए फिर वो बैकवर्ड जाएगा, तो वहां एसिडिटी कम हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इफेक्ट है जो एसिडिटी को बढ़ाता है और कौन सा इफेक्ट है जो एसिडिटी को कम करता है। तो मैं ऐसा बता रहा हूं, ध्यान देना। अभी जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट आयन है, माइनस का चार्ज, रेजोनेंस हाइब्रिड, और अगर यहां पे मैंने लगा दिया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई भी हैलोजन, ये सब इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं। आपको यहां पे एरो बताना पड़ेगा ऐसा, मतलब ये लोग जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये सब के सब माइनस आई होंगे। मैं आपको लिस्ट दूंगा वहां पे, अपने बुक में नहीं है वो, कि कौन से ग्रुप है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये माइनस आई ग्रुप है। अभी सुनो ध्यान से, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको कौन सा चार्ज नजर आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी में यह देखा जाता है कि चार्ज बढ़ना नहीं चाहिए, चार्ज कम होना चाहिए। तो अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये चार्ज खींचेगा अपनी तरफ, तो इससे जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, जो इंटेंसिटी है ना चार्ज की कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो अपने को यहां लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाइजेस दी कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं। मतलब जब भी आपको माइनस आई ग्रुप कहीं नजर आए, मतलब एसिडिटी बढ़ गई है, समझा? माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। अब सेकेंड केस, इस बार मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा हूं, जिनको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, जैसे अल्काइल ग्रुप वगैरह। तो ये एरो ऐसे जाएगा इस बार कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ, इससे चार्ज और बढ़ेगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, एसिडिटी कम, क्योंकि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइज हुआ तो फिर वो फॉरवर्ड नहीं हो तो बैकवर्ड जाएगा, वापस बैकवर्ड जाएगा वो। तो इसका मतलब यहां अपने को लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilizes the carboxylate ion and acidic strength
डिक्रीजेस। मैं तुम्हारे को है ना ग्रुप्स के एक ऑर्डर लिख के देता हूं। देखो ये अपने बुक में नहीं दिया है, क्योंकि एसिडिटी का ऑर्डर समझने के लिए ये फॉलोइंग ग्रुप्स को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे लीस्ट एसिडिटी ऑर्डर बनाने का जो सबसे लीस्ट ग्रुप है माइनस आई ग्रुप, वो फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इज वेरी वीक। उसके बाद आता है आयोडाइड, उसके बाद आता है Cl, उसके बाद Br, उसके बाद F, और F के बाद आता है साइनाइड, फिर आता है नाइट्रो, और सबसे लास्ट में आता है CF3। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप माइनस आई में CF3 है, जिसके वजह से एसिडिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, 3F है उसके पास, जो कि सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऊपर से 3 3 है। तो CF3 जो है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप माना जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे NO2 है, फिर साइनाइड है, फिर F है, फिर BrClI, और सबसे लास्ट में फिनाइल। फिनाइल का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। फिनाइल ग्रुप कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन C6H5। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैं सिखाने वाला हूं, और एग्जाम्पल में ही कॉन्सेप्ट है कि एसिडिटी कैसे डिसाइड करेंगे। क्या हुआ? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सॉरी सॉरी, Cl उधर जाएगा। ये Br है, इधर Cl है, Cl आगे आएगा। हो गया? तुम्हारा है ना दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। क्या हुआ? ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, साइलेंट अभी। इधर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे, जहां पे अपने को एसिडिटी को डिसाइड करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा।
अरे बाद में कर लो यार, इधर ध्यान दो ना यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है। बाल पे क्लिप लगाओ पहले। देखो, एसिडिटी डिसाइड करने के लिए तीन चीजों को ध्यान में रखना है। पहला ये कि जो भी ग्रुप्स लगे वो प्लस आई है क्या माइनस आई है। ये सब माइनस आई है, अब ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये देखना है नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में कितने कितने माइनस आई ग्रुप है, एक एक ही है। तीसरा ये देखना है कि उनका पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। पोजीशन भी सेम है। अभी पोजीशन कैसे चेक किया, अल्फा कार्बन, सब अल्फा कार्बन पे ही है, क्योंकि एसिडिटी में फर्क आता है जब पोजीशन चेंज होगा ग्रुप का, और एसिडिटी में और एक बार फर्क आता है जब नंबर ऑफ ग्रुप्स भी चेंज होंगे, मतलब किसी में एक ग्रुप होगा, किसी में दो, किसी में तीन। वैष्णव, तेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब अगर यहां पे हम देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन पे अटैच्ड है, ये भी अल्फा कार्बन पे, ये भी अल्फा कार्बन पे, तो पोजीशन सबका सेम है। दूसरा चीज ये है कि इधर एक ही माइनस आई ग्रुप है, इधर भी एक ही माइनस आई ग्रुप है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। तो अब आप यहां से आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो यहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेंथ देखा जाएगा, तो माइनस आई का सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, एफ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो मैं ए बी सी डी लिख देता हूं, क्या ऑर्डर आएगा बोलो। सबसे ज्यादा एसिडिक सी वाला होगा, एफ, फिर उससे कम ए जिसमें सी एल है, फिर उससे कम हाँ बी आर है, और सबसे कम डी वाला जिसमें आई है। तो यहां पे डायरेक्टली अपन ने स्ट्रेंथ से डिसाइड कर लिया, क्योंकि एक एक ही माइनस आई ग्रुप थे सब में, पोजीशन भी सेम था, तो यहां पे स्ट्रेंथ से डिसाइड हो गया। अब सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। पब्लिक को है ना केमिस्ट्री छोड़ के उनको अपने पर्सनल चीजें करनी रहती है एक लेक्चर में। केमिस्ट्री में फेल होने का है सबको, और क्या। आधा तो फेल हो चुके हैं, पूरा फेल होंगे बोर्ड में। अब यहां पे मैंने क्या किया है, सेम ग्रुप सब जगह पे रखा है, नंबर्स चेंज किया है। पहले पोजीशन भी चेक कर लो, ये अल्फा पे ही है, ये भी अल्फा पे है, ये भी अल्फा पे है, बट यहाँ पे तीन माइनस आई ग्रुप है, ये एक माइनस आई ग्रुप है, इधर दो है, और वो माइनस आई है ही नहीं। अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई, मतलब वो सबसे लीस्ट एसिडिक है। एसिटिक एसिड इज लीस्ट एसिडिक, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप तो एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करता है। तो अभी अगर इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक अगर हम देखें तो कौन सा है, हाँ उसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो ऑर्डर में सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद ए का नंबर आएगा, फिर ए से कम बी, और सबसे लास्ट में डी आएगा। ठीक है, बुक में ना इनका पी के ए का वैल्यू भी गिवन है। जो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लिखा है ना मैंने, जिसमें 3 Cl है,
उसका पीके का वैल्यू देखो, इट इज वेरी लो, 0.6, 1 से भी कम है, 0.6, पीएच नहीं है वो, पीके है। तो अपन ने क्या पढ़ा, स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर दी एसिड। देखो कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, बिकॉज पीके उसका 0.6 आया है। उसके बाद इसका भी वैल्यू गिवन है, इसका दिया है 1.26, थोड़ा सा बढ़ गया पीके का वैल्यू। उसके बाद दिया है मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, इसका है 2.86। नंबर याद नहीं करने, वो खाली इसलिए बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो अपन ने उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि उसके पास 3 माइनस आई ग्रुप है। तो इससे ये समझ, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से ये समझा कि ग्रेटर दी नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, यहां लिख के दे रहा हूं मैं, ग्रेटर दी नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप स्ट्रॉन्गर दी एसिड, स्ट्रॉन्गर दी एसिड। याद रखो, ये जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना स्ट्रॉन्गर आपका एसिड होगा, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 Cl लग गए, कॉन्जुगेट बेस उसका सबसे ज्यादा स्टेबल। अब एक और टाइप का एग्जांपल है, हो गया डन। तीसरा एग्जांपल देखो, अब तीसरे वाले में ना थोड़ा और एक मैंने चेंजेस किया है। ये एग्जांपल पोजीशन के ऊपर है, पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं। अब जिनको नहीं पता, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, 11th स्टैंडर्ड में, हाँ, 3 कार्बन तक ही ये वैलिड होता है, 3 कार्बन के बाद इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट है वो कम होने लगता है। अब ध्यान से देखो, मैंने सेम ग्रुप लगाया सब जगह, लेकिन उनका पोजीशन सेम नहीं है, सबका पोजीशन अलग अलग है। अगर आप देखो तो ये वाला जो लगा, ये बीटा कार्बन पे लगाया मैंने, ये वाला गैमा पे लगाया है, और ये वाला अल्फा पे। अल्फा बीटा गैमा नहीं तो भी पोजीशन तो देख ही सकते हो। वहां पे कार्बन नंबर 2 पे, सॉरी कार्बन नंबर 3 पे, ये कार्बन नंबर 4 पे, और ये कार्बन नंबर 2 पे। आपका माइनस आई ग्रुप COOH से जितना नजदीक होगा उसका इफेक्ट उतना अच्छा होगा। तो अगर यहां देखें तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि वो COH के बाजू वाली पोजीशन पे है, यहां पे वो सबसे दूर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट कम होता जाता है। यहां पे सबसे कम माइनस आई लगेगा, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा इसको, और इधर पे लगेगा बट इससे कम लगेगा, क्योंकि ये भी एक कार्बन आगे चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक, जिसके अल्फा कार्बन पे Cl लगा हुआ है, कौन है वो, ए वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद C उससे कम, और सबसे कम B। तो इस वाले में हम ये लिख सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यस और नो, डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई कम होगा, ये उसका रीजन है।
ये तो 11th में सिखाया था मैंने। प्लस आई में भी यही होता है, प्लस आई माइनस आई दोनों डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप 11th का बुक पढ़ोगे उसमें लिखा भी है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। तो 3 कार्बन के बाद वो इफेक्ट नहीं दिखाई देता। अभी इस पे हम लोग एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करने वाले, जो कि पेज नंबर, ट्राई दिस का क्वेश्चन है। ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 277। और ये काफी ऐसे क्वेश्चन है जो यहीं से उठा के पेपर में डाल दिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है ना वो है कंपेयर दी फॉलोइंग टू कॉन्जुगेट बेसिस एंड आंसर। अब दो जो कॉन्जुगेट बेस दिया है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ये वाला दिया है, एंड दूसरा वाला दिया है, इसको नाम दिया है ए, और दूसरे वाले को नाम दिया है इसको नाम दिया है बी। अब इनके ऊपर उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे। 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इंडिकेट द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इन ए। बताओ। हाँ, तो अपने को बताना है कि जो CH3 ग्रुप हम यहां देख रहे हैं ना, ये कौन सा ग्रुप है भाई? हाँ, ये प्लस आई ग्रुप है। तो यहां हम लिख देंगे इसके नीचे ये प्लस आई ग्रुप है। और उसके बाद बोला है Cl ग्रुप इन बी। तो Cl ग्रुप इन बी जो है ये वाला, ये माइनस आई है, बराबर। सो इसके नीचे अपन लिख देंगे माइनस आई ग्रुप। पहले क्वेश्चन में ये तो हो गया। आगे, बाय पुटिंग एरो हेड्स इन द मिडल ऑफ द एप्रोप्रिएट कोवेलेंट बॉन्ड। एरो हेड्स कैसे डालेंगे? एरो हेड्स में, इसको एरो हेड्स बोलते हैं। अगर विड्रॉइंग होएगा तो एरो हेड माइनस आई ग्रुप के तरफ, डोनेटिंग होगा तो सी के तरफ। तो बताओ जरा, एरो हेड इधर किधर आएगा? इस तरफ, और इधर Cl की तरफ आएगा ये ऐसा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है विच स्पीशीज इज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ए और बी? हाँ, तो बी अपना ज्यादा स्टेबल है। चलो ऐसा मैं डाल देता हूं एरो, मोर स्टेबल। तीसरा पूछा है विच स्पीशीज इज डीस्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो यहां पे इतना लिख देंगे कि भाई ये डीस्टेबलाइज्ड है, ए वाला, और बी वाला जो है वो स्टेबलाइज्ड है। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी आंसर दे पाएंगे। इसमें कोई थियरी नहीं लिखना है, इसमें खाली स्टेबिलिटी बताना है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पेज पे उन्होंने और क्वेश्चन दिए। सीरियस? ब्रेन तो है ही नहीं, और ब्रेन का इस्तेमाल भी नहीं करता है कोई।
करेंगे ही ना। लिखो जल्दी, ये क्वेश्चन तुमको ही करना है, मैं नहीं कर रही। ये क्वेश्चन है, और ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन को लोग अवॉइड कर देते हैं कि टेक्स्ट बुक में वो यूज योर ब्रेन पावर में पूछा है तो क्यों करना है। ये एप्लीकेशन बेस्ड है। अब जो सिखाया है उसका एप्लीकेशन लगाना है। पूछा है कि कॉन्जुगेट बेसिस बनाओ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो मैंने यहां बनाया था, ये देखो इधर, ये है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये है डाइक्लोरो, बट उन्होंने बोला इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और फिर बताना है कि दोनों में से कौन स्टेबलाइज हो रहा है माइनस आई इफेक्ट से। करो जल्दी, कॉन्जुगेट बेस बनाओ इनका। एसिड तो तुम्हारे सामने है ना, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब इतना सारा एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बताया है। क्या क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है? आंसर लिखो। सोने आता है। तुम्हारे को क्यों हंसी आ रही थी? हा? क्या वो फेल होने वाला है? तू क्या इतनी बकवास कर रहा है भाई? हाँ, किससे बात कर रहा है, वो भी गधा। अच्छा, बैग रखने के लिए इतने बातें। हम्म, लिखो लिखो, आंसर लिखो। अबे आंसर लिखना। इधर एच कौन लगाएगा? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। गलत लिखा है तूने भी। एसिड का स्ट्रक्चर ही गलत बना है, कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है। टेक्स्ट बुक में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन लिखे मार्क्स थोड़ी मिलने वाले। अच्छा, कर लेगा सॉल्व। पेपर में लेके आना कृष्णा को, साथ में बाजू में बिठा लेना। सर ये इसकी मदद लूंगा मैं आज, ऐसा उसको बोल देना, जो एग्जामिनर रहेगा ना, सुपरविजन, सुपरविजन वाला। सर ये मेरा अजीज दोस्त है एकदम, जो सोया वो खोया, है ना। अभी स्टेबलाइज कौन है वो भी लिखना उधर रीजन के साथ। हाँ, अबे पीके क्यों बता रहा है तू? अबे मैंने नीचे वाला क्वेश्चन लिखा है, मैंने नीचे वाला माइनस उधर लिखा है मैंने, माइनस आई इफेक्ट से बताना है तो पीके कहाँ से घुसा रहा है? पीके अपने को थोड़ी आता है, पीके अपने को पूछेंगे थोड़ी।
ये है दोनों का कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस में यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एक ही माइनस आई ग्रुप है, और यहां पे है ना दो माइनस आई ग्रुप है। तो आंसर बी वाला है, मतलब डाइक्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दी टू माइनस आई ग्रुप। मैंने नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप का पॉइंट बताया था। तो ये आपका लेस स्टेबलाइज्ड है, ड्यू टू ओनली वन माइनस आई ग्रुप, और ये वाला जो है ये मोर स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू टू माइनस आई ग्रुप। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ट्राई दिस का ही क्वेश्चन है, सेम पेज नंबर पे। आयुष, वो भी लग गया उनके साथ। हाँ, तो कौन सा सुधरा हुआ था रे पहले से? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अरेंज करो इसको। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर की तरफ जाना है। और अपना अपना सॉल्व करो, जिनको कॉन्सेप्ट समझा है वही करेंगे, और क्या है। ठीक है ना, बाकी गरीबों को करने दो।
हो गया? क्या आंसर आएगा? ये तो प्लस आई ग्रुप है, यहां पे 3 माइनस आई है और यहां पे 1 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बी रहेगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, अभी इसमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंपैरिजन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसमें बेंजोइक एसिड जो सबसे सिंपलेस्ट एसिड है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इनकी एसिडिटी को समझने के लिए तो ऐसे लिखता हूं मैं, देखो इधर। अब एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप को फिनाइल ग्रुप लग गया, या एक और ग्रुप होता है विनाइल, विनाइल या फिनाइल, रेजोनेंस होएगा वहां पे। कॉन्जुगेशन है, चेक करो, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस होगा। और एक फैक्टर है इधर, ये जो कार्बन है ये वाला, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि रेजोनेंस तो होगा डेफिनेटली, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है sp2 कार्बन का, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझा कि नहीं? कॉन्जुगेट बेस और स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इधर पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है sp2 कार्बन का। तो रेजोनेंस होगा और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी कॉन्जुगेट बेस की, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को यहां पे ऐसा लिखना है, जनरली एरोमेटिक carboxylic acids are more acidic than aliphatic carboxylic acids। देखो एसिड्स में ना मैं तुमको बहुत ज्यादा एरोमेटिक वाले में नहीं बता पाऊंगा एग्जाम्पल, क्योंकि यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है एरोमेटिक के केस में, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है जो अपने सिलेबस के बाहर है। एक इफेक्ट होता है इनके अंदर जिसको ऑर्थो इफेक्ट करके बोलते हैं, उससे भी इनकी एसिडिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे को खाली 2-3 एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, तुमको भी उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी प्रेडिक्ट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कौन से वालों की? एरोमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, एलिफेटिक की नहीं। एलिफेटिक तो बता सकते हैं आराम से, एरोमेटिक में प्रॉब्लम है क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी फिक्स नहीं होती है, उनके अंदर हर एक नए एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, तो वो सब अपने सिलेबस में नहीं है। इसीलिए अपने को इतना ही याद रखना है कि जो मैंने लिखा है कि जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रीजन है हाँ sp2 कार्बन। ठीक है,
तो अपन लिखेंगे दिस इज ड्यू टू sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring which exerts electron withdrawing minus I effect which stabilizes the conjugate base and acidic strength increases. समझा? ये आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है, तो मैंने इसलिए रीजन करके यहां पे लिख दिया है. अब इसलिए मैंने बोला कि फिनाइल के जगह अगर अलाइल ग्रुप भी आ गया, अभी एक्स्ट्रा है, अगर कभी ऐसा एग्जाम में आ गया ना अलाइल ग्रुप, सॉरी अलाइल बोल रहा हूं, विनाइल ग्रुप. विनाइल ग्रुप क्या है अपना? डबल बॉन्डेड. हाँ, अभी मान लो इसका ऐसा कॉन्जुगेट बेस बन गया इधर, ठीक है, माइनस. ये भी कार्बन आपका sp2 है, तो इसका भी माइनस आए इफेक्ट होता है, एरो इस तरफ जाएगा तो ये और स्टेबलाइज होएगा. ठीक है. विनाइल ग्रुप, विनाइल और फिनाइल दोनों में कार्बन sp2 होने की वजह से उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, जिस वजह से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है. sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3. रीजन नहीं पता? क्या पता है? हाँ, S का कैरेक्टर ज्यादा है, S का परसेंटेज. इसमें S का परसेंटेज 25% है और इसमें है 33%. तो S का परसेंटेज बढ़ने का मतलब एसिडिटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना. तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन है. बताया था शायद मैंने, क्या नहीं बताया? नहीं बताया मैंने. ये परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर. कोई इल्जाम नहीं लगा सकता मेरे ऊपर. हाँ, अच्छा, हाँ, ये 11th में नहीं थी, बराबर. हाँ, तो 11th में नहीं थी, वो तेरी गलती है. इजाजत कौन लेगा रे? सॉरी बोलने का नहीं था. इजाजत बोला मैं, परमिशन. जायदाद तो उसकी लूंगा मैं, सोने का दुकान है उसका. हो गया क्या लिख के? हाँ, अब इसमें ऐसा स्टेटमेंट मैंने फेनॉल्स में भी लिखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फेनॉल पे अटैच हुआ तो वो फेनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जो
आपका कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज करेंगे। और इसका अपोजिट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें अल्काइल ग्रुप आ सकता है, OH ग्रुप आ सकता है, OCH3 आ सकता है। डिक्रीजेस दी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ, मेटा पे ही लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, पैरा पे भी लगता है, क्योंकि मैंने बोला ना एक ऑर्थो इफेक्ट, वो ऑर्थो इफेक्ट है ना, एसिडिटी को बढ़ाता है, और वो तभी होता है जब कोई ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगा हो। ऑर्थो और पैरा वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं, मैं बोला ये सब है ही नहीं अपने सिलेबस में, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं है। अभी इसीलिए तुम्हारे बुक के हिसाब से इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो बता देता हूं। एक देखो, यहां पे मैंने पैरा वाला एग्जाम्पल लिया एक्चुअली। ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, ऑर्थो और पैरा पे कान सुझा दूंगा। क्यों उधर पीछे क्यों देखने गए? तुमको क्या लगता है रे, मतलब मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, मैं तुम्हारे को आके जो 2 घंटा पढ़ाता हूँ ऐसी, मतलब मेरे को कोई काम नहीं तो आ गया मैं इधर। सीखने का नहीं है, जो नहीं आ रहा है वो तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो सिखा रहे कम से कम वो तो सीख ले, वो भी नहीं करने का है। क्या करने का क्या है? देखो, इन्होंने अपने को पैरा वाले एग्जाम्पल इसलिए दिए है क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट की बात हो रही है ना, ऑर्थो और पैरा पे ही ज्यादा नजर आता है ये। ठीक है, मतलब जो आपके ग्रुप्स है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इनका इफेक्ट है ना ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा दिखाई देता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इनका इफेक्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने बोला कि एक इफेक्ट है जिसका नाम ही है ऑर्थो इफेक्ट, वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही होता है, और वो भी एरोमेटिक में। ये ऑर्थो इफेक्ट करके एक चीज होती है। तो इसके इस इफेक्ट में बहुत सारी चीजें अभी जाने दो उसको। इस इफेक्ट के हिसाब से पैरा और ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लग जाए ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मेटा। मेटा से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है वो। तो अभी ध्यान दो, यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्रो। अब देखो, यहां पे जो नाइट्रो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहां पे जो OCH3 है वो डोनेटिंग है, जबकि दोनों पैरा पे ही लगे हुए हैं, तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट उसका रिलेवेंट है। लेकिन यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा एसिडिक है, बट इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा एसिडिक है। और इसका आंसर हमारे को एक और जगह से भी मिलता है, बुक में इनका पीके का वैल्यू भी दिया है। नाइट्रो वाले का जो पीके का वैल्यू है ना, वो 3.41 है, जो इन तीनों में सबसे लोएस्ट है। बेंजोइक एसिड का पीके 4.2 है, और इसका जो पीके है, देखो इनमें ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या? 4.2 4.4, बट इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि कितना पीके का वैल्यू जितना छोटा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर जाएगा ना वो ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऑर्डर जाएगा।
जल्दी लिखो। ओके, चलो ध्यान दो इधर। अब पता है मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, बायो होते रहता है। हाँ तो हो जाए, उसमें क्या है। ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लास्ट पॉइंट है इसका, ध्यान दो। अरेंज दी फॉलोइंग एसिड्स in order of increasing acidity। इसमें उन्होंने जो नाम दिया है, पहला वाला है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, उसके बाद दिया है, नेक्स्ट कौन सा दिया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद है बेंजोइक एसिड, और एक है अल्फा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड। शक्ल बनानी पड़ेगी इनकी, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी में लगाना है, मतलब जो सबसे वीकेस्ट एसिड है इनमें, वहां से आपको स्टार्ट करना है, वीकेस्ट एसिड से। हाँ एक मिनट मैं बता रहा हूं। ओके इधर ध्यान दो, इनमें सबसे वीक एसिड बेंजोइक है। अब तुम लोग बोलोगे सर एरोमेटिक तो ज्यादा आपने एसिडिक लिखा दिया, मैंने इन जनरल बताया था, बट यहां पे ग्रुप का इफेक्ट भी तो देखेंगे। इन सब में कम से कम एक माइनस आई ग्रुप तो है, इसके पास भी है, इसके पास कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। ये सबसे वीक एसिड है बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद किसका नंबर है, अभी सुनो इधर, ये तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसमें तीन तीन माइनस आई ग्रुप है। अब कंपैरिजन इसमें और वो लास्ट वाले में, तो इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप देखो दूर है, एक दो तीन तीसरे कार्बन पे, और यहां पे ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं लगेगा।
क्योंकि मेटा पे लगा हुआ है। मैंने बोला ऑर्थो और पैरा पे लगता है तो ऑर्थो इफेक्ट करके आता है, ये मेटा पे लगा हुआ है। दूसरा ये देखो आपके अल्फा कार्बन पे अटैच है, वो ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है क्योंकि दूर है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। मतलब इसके बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बी है। इसमें तुम्हारे को ज्यादा ट्विस्ट टर्न नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला ना इसकी एसिडिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो इसके अंदर बहुत कुछ चीजें कॉन्सेप्ट जो है वो लगाना पड़ता है। तो अपने को जितना एग्जाम्पल बुक में दिया है वो इनफ है, इसके बाहर नहीं आएगा कुछ।